गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे। इतिहास विषय अध्ययन अध्याय की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, अर्थात मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन सी सामग्रियां हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्राचीन काल के जो इतिहास जानने के जो स्रोत थे, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वह उतने स्पष्ट न हो पाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय लेखन कला का विकास नहीं हो पाया था, और लेखन कला का विकास न हो पाने के कारण हम पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर और अवशेषों पर निर्भर करते थे जो खुदाई से हम प्राप्त होते। और जो ग्रंथ मिले भी, जैसे वेद, उपनिषद, अरण्यक, तो वे ज्यादातर धार्मिक थे। जैसे वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, तो वे सारे धार्मिक ग्रंथ थे जिससे उस समय के इतिहास के बारे में हमें बहुत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, उस समय का जो स्रोत सामग्री प्राप्त होता है, चाहे साहित्यिक हो, चाहे पुरातात्विक हो, और चाहे विदेशी यात्रियों के विवरण हो या उनके साहित्य, वे सारे स्पष्ट हैं, लिखित रूप में हैं, जो कि हमें मध्यकालीन इतिहास को जानने में काफी मदद करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास ज्यादातर अरबी और फारसी धर्म में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं केवल अरबी फारसी में है, संस्कृत और हिंदी भाषा में भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर अरबी और फारसी धर्म में लिखा हुआ है, अरबी और फारसी भाषा में लिखा हुआ है। इसका मेन कारण यह भी है कि जो मध्यकाल का इतिहास है वह गुलाम वंश से लेकर के मुगल वंश के अंत तक आता है, जिसमें ज्यादातर जो शासक थे अरब के थे, अफगानी थे, मुस्लिम शासक थे, और उनके साथ जो लोग आए विद्वान, वे उनके साथ आश्रयदाता के रूप में लिखते थे। उस समय के इतिहास की विशेषता यह थी कि प्राचीन काल के इतिहास के जैसे या प्राचीन काल के जो इतिहास की सामग्री मिले हैं वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और धार्मिक, जबकि मध्यकालीन भारत का इतिहास भौतिक और वास्तविकता से आधारित है। और ये कह सकते हैं कि भौतिकता और राजनीतिक रूप में ज्यादा है, जिसके कारण स्पष्ट रूप से उस समय के इतिहास को जानने में हमें काफी मदद मिलता है। लेकिन एक कमियां यह थी मध्यकालीन इतिहास की कि इस समय के जो भी लेखक हुआ करते थे या विद्वान हुआ करते थे, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे या जो सैनिक होते थे, वे पढ़े लिखे शिक्षित होते नहीं थे, और पढ़े लिखे न होने के कारण जो विद्वान होते थे उनको अपने यहाँ आश्रय देते थे। और आश्रय राजा के दरबार में आश्रयदाता के रूप में जब काम करता था या लेखन कला करते थे, जो कवि होते थे, जो विद्वान होते थे, जो लेखक होते थे, तो ये राजा की प्रशंसा में काफी योगदान किया करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय का साहित्य निष्पक्ष नहीं था, पक्षपात रहित था, और पक्षपात से होने के कारण उस समय के इतिहास में हम ज्यादा विश्वसनीय नहीं हो सकते, या विश्वसनीयता की कमी थी उस समय के इतिहास में। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इन साहित्यों को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस समय के साहित्य इतिहास, उस समय के राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रहन सहन, खान पान, या उस समय के लोगों का जीवनचर्या क्या थी, जीवन जीने का तरीका क्या था, उसको जानने में हमारे काफी मदद करते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जो जानने के लिए जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं। क्योंकि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो बहुत लंबा समय से था। हमें कह सकते हैं कि मोहम्मद घोरी का भारत में आक्रमण और पृथ्वीराज चौहान को पराजित होने के बाद 1192 1191 में यहाँ पे
गुलाम वंश का नींव रखा गया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और पहला शासक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक बना। तब से लेकर के मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक एक लंबा समय यह इतिहास लिखा गया। इसलिए इसको हम दो भागों में बांटते हैं, उस समय के इतिहास को, और उस समय के इतिहास को जानने के स्रोतों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और दूसरा है उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हम तीन रूपों में बांटते हैं। इस तीन रूपों में पहला साहित्यिक रूप में इतिहास जानते हैं, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में, और तीसरा पुरातात्विक साधन के रूप में इतिहास जानने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार से उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोत के रूप में भी हम तीन रूपों में जानने की कोशिश करते हैं। पहला साहित्यिक रूप में, वैसे ही साहित्यिक रूप में, विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में और पुरातात्विक साधन के रूप में। साहित्यिक रूप में अगर हम बात करें तो साहित्यिक रूप में उस समय के इतिहास को जानने में, मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने में हमको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि मध्यकालीन में लेखन कला का पूरा विकास हो चुका था। जो भी लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है वे काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी उस समय के इतिहास को जानने में मददगार है। साहित्यों में हम अगर बात करें तो ज़्यादातर साहित्य अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया है, लेकिन अरबी फारसी भाषा के साथ साथ संस्कृत, हिंदी में भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए और लोक भाषाओं में भी या प्रांतीय भाषाओं में भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए, लेखन कला हुआ। वे सारे चीज हमें उस समय के इतिहास को जानने में हमारी काफी मदद करते हैं। फारसी तथा अरबी साहित्य की अगर हम बात करें फारसी तथा अरबी साहित्य, पहला अगर हम देखें फारसी अरबी साहित्य की अगर हम बात करें फारसी व अरबी साहित्य, फारसी तथा अरबी साहित्य की अगर हम बात करें तो उस समय काफी फारसी अरबी साहित्य लिखे गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो तारीख उल हिंद था। तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद था। तारीख उल हिंद का जो लेखक था अल-बरूनी था। अल-बरूनी अल-बरूनी था। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। मोहम्मद गजनवी वही जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा और लूट करके अफगान ले गए, अरब ले गए। उसने भारत में 17 बार आक्रमण किया और 17 बार आक्रमण का केवल एक उद्देश्य था, भारत में आकर के सामान को लूट करके अपने देश में ले जाना, क्योंकि भारत बहुत ही धनी देश था, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा था और यहाँ पे धन धान बहुत मात्रा में था, सोने बहुत मात्रा में थे। इसलिए मोहम्मद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण किया और उसने यहाँ से धन दौलत लूट करके बहुत सारे मात्रा में ले गया। वह उसका उद्देश्य यहाँ पे शासन करना नहीं था, उसका उद्देश्य यहाँ से धन लूटना था पूरा। इसलिए इतिहासकार उसे लुटेरा का उपाधि देते हैं कि वह एक लुटेरा था। तो फारसी और अरबी साहित्य में पहला तारीख जिसको अल-बरूनी लिखा वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आकर मोहम्मद गजनवी के यहाँ वह नौकरी भी कर दिया और उसका दरबारी लेखक होकर के उसने इतिहास को लिखा। मोहम्मद अल-बरूनी केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि दर्शन में और साहित्य में, लेखन कला में, ज्योतिष में, गणित में, इन सब में भी काफी विद्वान था। अल-बरूनी के
बाद अगला हम देखते हैं चचनामा। चचनामा जो था, इसके लेखक का हमें पता नहीं चलता कि लेखक कौन था, किंतु इसमें सिंध पर जो आक्रमण हुआ अरबों, उसके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त होगा। सिंध के आक्रमण का जानकारी, सिंध आक्रमण की जानकारी का विशेष वर्णन चचनामा से, इसलिए यही उस समय के इतिहास को जानने में बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अगला है ताजुल मासीर, जिसका लेखक था हसन निजामी। ताजुल मासीर, इसका लेखक हसन निजामी ने इसको लिखा ताजुल मासीर। और इसके बाद तारीख फिरोज शाही, अगला है आपका तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज तारीख फिरोज शाही का लेखक बर्नी। तारीख फिरोज शाही को बर्नी ने लिखा। यह फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक है, सबसे सफल शासक भी कह सकते हैं इसको कि तुगलक वंश का सबसे सफल था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल के बारे में, उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में काफी सुंदर तरीके से बर्नी ने अध्ययन किया हुआ है। लेकिन उसके यहाँ यह वित्त विभाग में नौकरी करता था और वित्त विभाग का मुख्य था। और फिरोज शाह तुगलक के यहाँ वह नौकरी करता था और वहीं उसने लेखन कला का भी कार्य किया, जिसमें उसने तारीख फिरोज शाही लिखी। अतः कह सकते हैं कि तारीख फिरोज शाही के प्रश्नवाचक ये है कि यह निष्पक्षता की कमी है, विश्वसनीयता थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसमें प्रशंसा ज्यादा है। किंतु हम इस इतिहास को पूरी तरह से नहीं इनकार कर सकते, इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हैं जो कि उस समय के इतिहास को जानने में मदद करती है। तो तारीख फिरोज शाही एक महत्वपूर्ण लेखन था और साहित्य था। इसके बाद अगला जो साहित्य है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था यह हमें पता नहीं चलता है, इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता है। लेकिन ज्यादातर तौर पर मानना है फिरोज शाह तुगलक का अपना आत्मकथा जिसको उसने स्वयं लिखा। लेकिन इसमें अभी भी निष्पक्ष रूप से नहीं कह सकते या स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि फिरोज शाह का ही आत्मकथा, क्योंकि इसका मूल रूप से नहीं मिलता है। जैनुल अखबार एक यह भी महत्वपूर्ण साहित्य था उस समय का। जैनुल अखबार था। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं तबकात ए नासिरी, जिसको मिनहाजुद्दीन सिराज या मिनहाज सिराज ने उस समय के लिखा, उसको मिनहाज सिराज ने उसको लिखा। मिनहाजुद्दीन सिराज जिसको बोलते हैं, तबकात ए नासिरी। इसके अतिरिक्त आप सीरत ए फिरोज शाही, इसके बाद तारीख मसूदी, जिसको अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल-बहरी नामक विद्वान ने लिखा। इसके अतिरिक्त किताबुल रहला, तारीख सलातीन ए अफगान, इस तरह के इतिहास काफ़ी हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं।
जो कि हमें उस समय के इतिहास को जानने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला साहित्यिक स्रोतों का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अध्ययन करेंगे।